Hello students, a very good morning and welcome in Expert Brain Coaching Center. Today we are going to start a new chapter of class 12 physics, that is current electricity. आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. We had already read two chapters of class 12 physics, that is electric charges and fields and electrostatic potential and capacitance. ये दो चैप्टर हम लोग पहले ही इस चैनल के ऊपर में पढ़ रखा है. सारे वीडियोस ये दो चैप्टर के इस चैनल पे अवेलेबल हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी है. ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर भी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि आप इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लास 10 से पढ़ते चले जा रहे हो. रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, एंड देयर आर मेनी टॉपिक्स फ्रॉम विच यू आर वेरी फेमिलियर. आप लोगों को ये टॉपिक जो है इसके अंदर है बहुत सारी, वो फेमिलियर है, जानी पहचानी है. ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये पहला लेक्चर है. ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे, किस कॉन्सेप्ट को, फिजिक्स की कौन सी ब्रांच को करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में स्टडी किया जाता है. ठीक है, पिछले दो चैप्टर के अंदर में जो हम लोगों ने पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, दैट वाज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक. इसका मतलब ये है, जो चार्ज रेस्ट में था वो दोनों चैप्टर में हम लोगों ने जो स्टडी किया, चार्ज वाज एट रेस्ट. जब चार्ज रेस्ट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. बट हियर चार्ज विल बी इन मोशन. चार्ज कहें तो इलेक्ट्रॉन विल बी इन मोशन. यहां पे इलेक्ट्रॉन किस में होगा? मोशन में होगा. अब देखो, अगर हमारा चार्ज मोशन में है, चार्ज इन मोशन, अगर चार्ज मोशन में है तो दो तरीके से ये मोशन में रह सकता है. एक तो है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. क्या केस हो सकता है? विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. चार्ज क्या हो? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे. दूसरा केस हमारा हो वेरिएबल वेलोसिटी. चार्ज तो मोशन में होगा तो दो केस हो सकता है, वेदर इट विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और इट विल मूव विथ वेरिएबल वेलोसिटी. इफ चार्जेस is moving with constant velocity, then this type of concept comes under the category of current electricity. अगर चार्ज हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो जो फिजिक्स की ब्रांच होगी, that will be studied in current electricity. उसको हम लोग किसके अंदर में पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में पढ़ेंगे. इसका मतलब ये है, जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर में हमारी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी. ठीक है, जब चार्ज रेस्ट पे होता है उसे हम लोग बोलते हैं फिजिक्स की ब्रांच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. जब चार्ज मोशन में हो और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे, दैट इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी. अगर इफ चार्ज इज इन मोशन, चार्ज मोशन में है एंड इट इज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, तो देखो जब वेरिएबल वेलोसिटी होगा तो देयर विल बी एक्सेलरेशन. इस वाले केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा. देयर विल बी नो एनी एक्सेलरेशन इन द केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी. क्लियर? वेरिएबल वेलोसिटी में क्या पाया जाएगा? एक्सेलरेशन पाया जाएगा. ठीक है, इफ चार्ज इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन विल एग्जिस्ट ऑफ दैट चार्ज. तब एक्सेलरेशन की बात की जाएगी. तो इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. चार्ज मोशन में हो और वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करे तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. चार्ज मोशन में हो और मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, दैट विल बी स्टडीड इन द कैटेगरी ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. इसका मतलब ये है, जो आज से हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमारी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी.
वो आप लोगों को मालूम पड़ेगी कि ये वेरिएबल वेलोसिटी की तरह प्रतीत हो रहा है, बट आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इट इज कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, तब आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। आर यू रेडी? कॉपी और पेन निकाल लीजिए। वेरी फर्स्ट लेक्चर से आप नोट डाउन करना शुरू कीजिएगा। मैं पहले चैप्टर से बता आ रहा हूं, जो नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ होता है वो सबसे अच्छा नोट्स होता है। अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। ओके, स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बेसिक फंडा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक करंट। तो आप सब इसका डिफिनेशन जानते होंगे। व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट किसे कहा जाता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? क्लास 10th में भी ये डिफिनेशन पढ़ा था। और इलेक्ट्रिक करंट को फिजिक्स के अंदर में हम लोग डिनोट किससे करते हैं? आई से करते हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है, करंट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। क्लियर है? इसका डिफिनेशन कहां पे लिख लीजिएगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई। फॉर्मूला इज चार्ज फ्लोन अपॉन में टाइम टेकन। इसको हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इलेक्ट्रिक चार्ज को कैपिटल क्यू से, टाइम को टी से। हमारा फॉर्मूला क्या बनता है इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करने का? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब कांस्टेंट तरीके से मूव किया जाए, कांस्टेंट की बात की जाए। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इज इट क्लियर? अब हम लोगों को समटाइम्स फाइंड आउट करना होता है एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट? एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। तो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट हमारा होता है चेंज इन इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टोटल टाइम टेकन, या चेंज इन टाइम टेकन। इसको हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। इज इट क्लियर? अब इसके बाद हम लोगों से कभी कभी न्यूमेरिकल में पूछता है फाइंड द इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। इंस्टेंटेनियस का मतलब तुरंत कोई चीज मूव कर रहा है तो यहां पे इस सेकंड पे कितना है हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे आई इंस्टेंटेनियस, इलेक्ट्रिक करंट इंस्टेंटेनियस, तो हमारा फॉर्मूला होगा dq अपॉन dt। क्या फॉर्मूला हमारा होगा? dq अपॉन dt। या किसी बुक में q को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है क्योंकि ये बहुत छोटा चार्ज होता है। इस सेकंड में, इस मोमेंट में हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इट मींस if you have to find out instantaneous electric current then formula is dq upon dt। छोटे से पार्ट के लिए अगर एवरेज इलेक्ट्रिक करंट निकालना है तो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। ये छोटे छोटे कंसेप्ट को अपनी कॉपी पर नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एसआई यूनिट क्या होता है? आप देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज का हमारा एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। और टाइम का क्या होता है हमारा? सेकंड। कूलम पर सेकंड को हम लोग लिखते हैं एम्पियर। कूलम पर सेकंड को हम लोग क्या लिखते हैं? एम्पियर लिखते हैं। इट मींस एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज की व्हाट? एम्पियर। आप ये सब अपने नोट से बनाइएगा। डिफिनेशन, आई का फार्मूला, ठीक है, फिर आई एवरेज निकालने का फार्मूला, आई इंस्टेंटेनियस निकालने का फार्मूला, उसके बाद लिखिएगा यूनिट। कूलम पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। एंड यू शुड रिमेंबर इट, एम्पियर इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आपने क्लास 7th 9th में पढ़ा होगा। फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट में 7 क्वांटिटी होती है, उसमें से एक हमारा होता है इलेक्ट्रिक करंट। ये सुनो, कूलम पर सेकंड को हम लोग क्या लिखते हैं? एम्पियर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आई क्या होता है, कैसे इसको हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, आई एवरेज क्या होता है, आई इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। अब मैं बात कर लूं कि ये कैसी क्वांटिटी है। देखिए, बहुत ध्यान सुनिएगा। इलेक्ट्रिक करंट के पास में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तब
ये कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके पास में, इलेक्ट्रिक करंट के पास में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, दोनों चीज होता है। ध्यान समझिएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, क्योंकि इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जो क्लास 11th में आपने पढ़ा था वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन करने का, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ पढ़ा था ना, तो उस लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। तो सो इलेक्ट्रिक करंट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्केलर क्वांटिटी। सुनिएगा ध्यान से इस बात को, स्केलर क्वांटिटी। अगर आपका एक नंबर में क्वेश्चन आया है, उसमें स्केलर क्वांटिटी भी दिया है, वेक्टर क्वांटिटी भी दिया है और टेंसर भी दिया है, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा टेंसर। इलेक्ट्रिक करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी, बट जनरली आप जो यूज कीजिएगा उसमें ये बोलिएगा इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? रीजन समझ में आ गया? मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट इट डज नॉट हैव, इट मींस इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये इसको हम लोग किसमें पढ़ लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी में। फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जेईई मेंस में आया हुआ, नीट में आया हुआ, उसमें टेंसर भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पहली प्रायोरिटी आपकी होगी टेंसर के ऊपर में। ठीक है? अगर टेंसर नहीं है तो स्केलर क्वांटिटी होगी, बट वेक्टर क्वांटिटी कभी नहीं होगी। वेक्टर क्वांटिटी को होने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब क्या करते हैं हम लोग, एक छोटे मोटे बोर्ड लेवल के दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर में। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, मैंने दो क्वेश्चन लिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एवरेज इलेक्ट्रिक करंट एंड इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने पढ़ रहा हूं क्या लिखा हुआ, आप देख रहे हो। इफ Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5, ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है, Q बराबर फाइंड आई इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। 3 सेकंड पे, थर्ड सेकंड पे हमारा आई इंस्टेंटेनियस क्या होगा वो फाइंड आउट करना है, एंड आई एवरेज फ्रॉम 0 टू 2 सेकंड। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो। आई बराबर क्या होगा, आई हमारा होगा, आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होगा dq अपॉन dt। ये फॉर्मूला तो होता है आई इंस्टेंटेनियस का, इसको डिफरेंशिएट करो आप तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 2t, डिफरेंशिएट करने तो आता होगा ना, प्लस 4। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमें बोला है कितना टाइम बोला है, 3 सेकंड में बोला है, एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो क्या करोगे आप, t की जगह पर 3 पुट अप करो, तो 2 3 प्लस 4, 2 3 जा 6, 6 प्लस 4 कितना होगा, 10। इट मींस 10 एम्पियर हमारा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस होगा। क्लियर है? बोलो, आई इंस्टेंटेनियस क्या आ गया हमारा, 10 एम्पियर आ गया। क्लियर है? अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट आई एवरेज। आई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, आई एवरेज का हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब, डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चेंज मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मैं ऐसे लिख रहा हूं Q2 फाइनल माइनस Q0, Q2 पे Q0 पे, यहां मैं लिख रहा हूं टाइम, क्या होगा T2 माइनस T0, या आप चाहो तो T2 माइनस T1 ऐसे लिख सकते हो, जैसे चाहो वैसे लिख दो। ठीक है, अब Q2 और Q0 की वैल्यू निकाल दो, मतलब इस इक्वेशन में आप क्या करो, Q2 सेकंड पे, तो यहां वैल्यू पुट कर दो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 2 8 प्लस 5, कितना हो गया, यहां से आ गया हमारा 17 कूलम आ गया। इलेक्ट्रिक चार्ज एट 2 सेकंड पे कितना आ गया, 17 कूलम आ गया। ठीक है, अब निकालो इलेक्ट्रिक चार्ज एट 0 सेकंड पे, तो
ये वैल्यू यहां पुट अप करोगे, 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 5 कूलम। आगे ये अब Q2 और Q1 की वैल्यू पुट अप कर दो वहां पे, तो देखो Q2 की वैल्यू कितनी आई है 17 कूलम माइनस Q0 इलेक्ट्रिक चार्ज 0 सेकंड में कितनी वैल्यू आई है 5 कूलम डिवाइडेड बाय टाइम कितना होगा 2 माइनस 0 कितना होगा 2 होगा, तो 17 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 12/2 कटे कितना आ गया 6 एम्पीयर आ गया। हमारा एवरेज इलेक्ट्रिक करंट कितना आ गया 6 एम्पीयर आया और इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट कितना आ गया 10 एम्पीयर आ गया। क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया, बिल्कुल आसान है ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ I इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। इस बार हम लोगों को चार्ज नहीं दिया, इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक चार्ज दिया हुआ था। फाइंड Q, इस बार Q पूछा है, I दिया है, फ्लोन थ्रू ए क्रॉस सेक्शन बिटवीन 0 to 3 सेकंड। कोई कंडक्टर है 0 से लेकर 3 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज फ्लो किया है, ये पूछा है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में पूछा है आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लोज इन दिस टाइम, और कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया है इतने 0 से लेकर 3 सेकंड के बीच में, वो भी बताओ। तो क्या करोगे, देखो आप देखो कैसे लिखोगे आप इसको, I इज इक्वल टू क्या होता है हमारा dq बाई dt, ये तो होता है हमारा I इंस्टेंटेनियस। अब हम क्या करेंगे dq को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I dt। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। कोई प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो dq की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा q आ जाएगा, छोटा छोटा पार्ट इंटीग्रेशन ये करने में आता ही होगा I dt। अब देखो इसका ये जो हमारा फॉर्मूला है चार्ज निकालने का हर जगह वैलिड है। अब क्या करो आप I की वैल्यू पुट अप करो, यहाँ पे I की वैल्यू जब आप पुट अप करोगे, यहाँ पुट अप करो इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 dt। एनी प्रॉब्लम, I की वैल्यू पुट अप कर दिया जो दिया हुआ था। अब क्या करो आप इसकी लिमिट रखो, लिमिट कहां से कहां रखना हम लोगों को 0 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच में, तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कितनी हमारी 3 है। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब आप चाहो तो इसको अंडर मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो मैं करके दिखा दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को ये करने आता होगा, आप लोग खुद से कर लो, टी स्क्वायर dt प्लस dt। क्लियर है, ये अंडर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो टी स्क्वायर dt का हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा हमारा भैया t की पावर 3 अपॉन में 3, t की पावर 3 अपॉन में 3। dt का इंटीग्रेशन कितना होगा भैया, dt का इंटीग्रेशन होगा t। ठीक है, और हमारी लिमिट कितनी है 0 से लेकर 3। अब तो हो जाएगा कि ये भी बताना पड़ेगा, अब कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट रखो पहली बार में, रख लोगे, रखने तो आता होगा ना, तो t की जगह पर कितना रखेंगे अपर लिमिट 3 का क्यूब अपॉन में 3 प्लस 3, ये अपर लिमिट रखने पर वैल्यू है क्या, ये अपर लिमिट रखने पे माइनस लोअर लिमिट रखो 0 का क्यूब अपॉन में 3 प्लस 0, ये पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इसको करो, ठीक है, सोल्व कर लोगे इसको, इसका स्क्वायर कर दो, यहां पर करते हैं, तो 3 का क्यूब कितना आएगा, 3 का क्यूब हमारा आएगा 27 अपॉन में 3 प्लस 3, इसको सोल्व कर दो, कितना आएगा 3 27 प्लस 9 36 अपॉन में 3 कट जाएगा 12, हमारा आ गया 12 एम्पीयर। कितना आ रहा है, हम क्या चार्ज फाइंड करना था ना, तो क्या आएगा यूनिट हमारा 12 कूलम। ठीक है, फिर से देख लो आप, I इज इक्वल टू dq अपॉन dt, dq को सब्जेक्ट बनाया, dq इज इक्वल टू I dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dq का इंटीग्रेशन q, I dt, I की वैल्यू पुट अप किया, सिंपल रखा, आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा चार्ज निकल, कितना चार्ज फ्लो करेगा सर, 0 से 12 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा 0 से लेकर 3 सेकंड के बीच में, अगर कोई कंडक्टर को आप देख रहे हो तो, और ये इक्वेशन दी हुई है, तो क्लियर है। सेकंड पार्ट पूछा हम लोगों से, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लोज इन दिस टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। तो देखो इसको निकालने का तरीका हमने चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था हमने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर में मैंने आपको ये बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन द गिवन टाइम, फॉर्मूला हमारा था
Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। याद है, जो बच्चे हमारा लेक्चर देखा उसको याद होगा ये Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये हमारा फॉर्मूला था। तो इसमें हमारा चार्ज कितना है, तब तो वैल्यू चार्ज हमारा है 12 कूलम। ठीक है, अब हमसे पूछा है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, n पूछा हमसे, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हम लोगों को 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर निगेटिव तो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो आप क्या ले लेना, माइनस ले लेना, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को डिवाइड में लाना, तो सोल्व जब करोगे तो ये तो कर ही लोगे, सिंपल मैथ है। ठीक है, यहां से आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। अब ठीक है, इसको मैच कर लेना, ये शायद आएगी आसपास 7.5 इंटू 10 की पावर 19 या 9, जो भी आएगी देख लेना, इनकी वजह ऐसी कुछ आएगी। मेरे कहने का मतलब ये है, आप अगर चार्ज दिया हो इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट दिया हो चार्ज फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो किया है आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक था। अब देखिए इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बच्चे पढ़ते रहते हैं, कोई समझ में नहीं आता है, कुछ जगहों पे शॉर्टकट में लिखा रहता है, बट आपको मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि फिजिक्स में विदाउट कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट क्लियर द फिजिक्स। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर फिजिक्स देन यू विल हैव टू रीड बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट। अगर आपको फिजिक्स इंप्रूव करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ो। मैं पहले ही बोल रहा हूं, इफ यू आर रीडिंग द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट देन यू विल फॉल इन लव विद फिजिक्स। आपको इस और मोहब्बत हो जाएगा अगर आप फिजिक्स को कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ रहे हो तब। अब हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पीछे एक लॉजिक है, एक स्टोरी है, एक हाइपोथेटिकल कहानी है। ठीक है, तो वो जब क्लास 12 में बच्चे होते हैं तो वो सबको प्रॉब्लम होती है वो चीज। तो मैं बोल रहा हूँ इस लेक्चर में बने रहो, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टाइम वेरी इजीली। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या हम बोलेंगे क्लासिकल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लासिकल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। तो बच्चे सुनते हैं कि अब स्टोरी चलेगी, आराम से ईयरफोन लगाओ सुनते रहो। नहीं, ये फिजिक्स का टोटली ब्रांच है, फिजिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, सुनो करो। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और क्लासिकल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए आपको दो केस देखना पड़ेगा। एक केस ये होगा जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंडक्टर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कंडक्टर। सपोज मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहले केस दिया, उसके बाद हम समझाएंगे आपको बैटरी लगा के। पहले आप इस पूरी स्टोरी को ध्यान से समझिए, मैं छोटे छोटे पॉइंट सारा डाउट को क्लियर करूंगा। देखिए जैसे ये कंडक्टर है, तो सॉलिड कंडक्टर के अंदर में हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होती है? जीरो होती है। हमने पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में यही पढ़ा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड कंडक्टर इज जीरो। अब आप ये देखो, अगर मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करूं, अगर मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करूं तो क्या होगा? इस कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे। जो क्या करता है, ये जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, इन द सेम डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का, जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाइड होता है वो अप्लाई होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब क्या है? इसकी वजह से क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यहाँ पे एक्युमुलेट जाता है और निगेटिव चार्ज यहाँ एक्युमुलेट जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। देखो यहां से पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता, भागता कौन है? इलेक्ट्रॉन भाग जाता है, भाग यहाँ क्या जाता है? यहाँ पे आ जाता है। तो सिर्फ एक बात याद रखो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, अब देखो जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगता है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाती है। क्या होती है? इंड्यूस्ड हो जाती है। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या इंड्यूस होता है? चार्ज इंड्यूस होता है। यहां पे क्या इंड्यूस होता है? चार्ज। कैसे सर? जब एक्सटर्नल फील्ड मूव करती है ना तो वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपने डायरेक्शन में ले जाती है। जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज के ऊपर में ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने दिखाया है। अब देखो क्या होता है इसकी वजह से, ऐसा होने की वजह से कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इंड्यूस हो जाती है। और यहाँ पे
चार्ज का एक्यूमुलेशन होने लगता है, चार्ज एक्यूमुलेट, जमा होने लगता है। ठीक है, अब ये देखो कि सर सवाल होता है कि क्या एक्सटर्नल फील्ड जितनी है उतनी ही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है? यस ऑफ कोर्स। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है वो किसके बराबर होती है? निगेटिव ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंड्यूस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है? बराबर होती है। ये केस आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, फिर ही मैंने बता दिया। अब देखो हम लोगों ने जो भी कंडक्टर पढ़ा, व्हाट एवर द कंडक्टर वी read in electrostatics, that was isolated conductor, that was isolated conductor। आइसोलेटेड मतलब अकेले, कोई और नहीं। ठीक है, आइसोलेटेड कंडक्टर। अब मेरी बात सुनो, मेरा सवाल है, ध्यान सुनना। इफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस कंडक्टर इज जीरो, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया एक्सटर्नल और इंड्यूस दोनों को कंबाइन करने के बाद, तो विल इलेक्ट्रॉन येट मूव? क्या इलेक्ट्रॉन अभी भी मूव करेंगे? ये मेरा सवाल है। विल इलेक्ट्रॉन मूव इनसाइड द कंडक्टर? क्या इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर में मूव करेंगे या नहीं करेंगे? यस और नो? तो बहुत सारे बच्चे सोचते नहीं मूव करेगा, मेरा आंसर सुनो, यस यस। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन विल मूव। तो सर इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन विल मूव ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। किसकी वजह से मूव करेगा सर? थर्मल एनर्जी। अब सुनो इसकी यहां से कहानी सुनो। इट विल मूव ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। सर थर्मल एनर्जी क्या है सर? देखो कंडक्टर का टेम्परेचर कुछ और होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ और होगा। जैसे मैं सपोज कर लेता हूं कंडक्टर का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस और बाहर का टेम्परेचर हमारा है 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखो जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर एनर्जी आर ऑब्जॉर्व। टेम्परेचर बाहर का ज्यादा, अंदर का एनर्जी क्या करेगा? वो ऑब्जॉर्व करेगा। तो किस फॉर्म में करेगा? हीट के फॉर्म में करेगा। तो जब हीट के फॉर्म में करता है तो वो एनर्जी किसमें एक्यूमुलेट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मैंने सपोज किया है, अंदर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन विल गेन काइनेटिक एनर्जी। हीट ऑब्जॉर्व करके वो क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द कंडक्टर। भैया इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई तो करेगा वो, जुम इधर उधर डायरेक्शन में मूव करेगा। यस और नो? तो थर्मल एनर्जी की वजह से, डिफरेंस टेम्परेचर होने की वजह से हीट ऑब्जॉर्व करेगा। हीट ऑब्जॉर्व करने से इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगा कंडक्टर के अंदर में। तो मैं कह सकता हूं इसको, इन द एब्सेंस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, in the absence of net electric field, the electron still move inside the conductor. In the absence of net electric field, the electron still move inside the conductor. तो सर इलेक्ट्रॉन धीरे मूव करेंगे या ज्यादा मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन विल मूव वेरी फास्ट। इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट तरीके से मूव करेंगे, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा अगर 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगा। 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा होता है। समझ आ रही बात? नहीं आ रही है? तो इस जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव करता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मल वेलोसिटी। क्लियर है? दोबारा देखो आप इसको ध्यान से, वीडियो को पॉज करो, बैक जाओ, दोबारा इस चीज को देखो। अब देखो जो हमारा इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा वो रैंडम डायरेक्शन में होगा। तो मैंने इस इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन को यहाँ पर कुछ दिखाया है, कुछ एग्जांपल। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड में, अप साइड में। कहने का मतलब है इतने ज्यादा रैंडम मोशन होगा डिफरेंट डायरेक्शन में कि हम लोग लास्ट में फाइनली फिजिक्स एज्यूम करती है कि जो यू एवरेज होगा वो जीरो होगा। यू एवरेज क्या होगा? हमारा जीरो होगा। क्लियर है? अब देखो आप, इससे ये पता चल रहा है ओवरऑल इंडिविजुअली तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं,
लेकिन ओवरऑल रैंडम डायरेक्शन इतनी ज्यादा इधर उधर टकरा रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। कोलिजन का मतलब होता है फिजिक्स के अंदर में कि वेलोसिटी को, एक की वेलोसिटी दूसरे की वजह से इफेक्ट का हो जाना, एक का मोमेंटम दूसरे की वजह से इफेक्ट हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं कोलिजन फिजिक्स की भाषा में। तो इतनी स्टोरी समझने के बाद रैंडम मोशन होने की वजह से जो हमारा यू एवरेज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। यू एवरेज हमारा क्या होता है, जीरो होता है। तो इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं देयरफॉर देयर इज नो एनी इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, क्योंकि यू एवरेज क्या होता है, जीरो होता है। एवरेज में जीरो होता है पर इंडिविजुअली वो मोशन करता रहता है। समझ आ रही बात नहीं? यू एवरेज कैसे लिखेंगे हम लोग, u1 प्लस u2 u3 u4 u5 u6 u7 अप टू n डिवाइडेड बाय n। यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, यू एवरेज निकल जाएगा। आपको ये पता होगा जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है इन द एब्सेंस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा उसके या फिर प्रेजेंस में अगर इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है। ये बात तो सबको पता होगी। जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो यू एवरेज जो होगा इन द एब्सेंस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा, हमारा जीरो होगा। ये हम लोगों का फाइनल कॉन्सेप्ट है। इसको पढ़ने के बाद अगर कोई पूछता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो क्या इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करेगा, करेगा पर इंडिविजुअली करता है। लेकिन जब हम लोग इतना रैंडम मोशन होता है अलग अलग डायरेक्शन में, जब हम लोग एवरेज देखते हैं यू एवरेज, तब जीरो हो जाता है। वरना अगर जेई एडवांस जेई मेंस में सवाल पूछ दे इंडिविजुअली, आप बोलिएगा इंडिविजुअली वहां पे मोशन होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के बावजूद भी। क्यों होता है, ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी कहां से मिलती है, ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो इस बच्चे को भी ये डाउट रहता है, यहां पे इस केस में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वहां पे एवरेज स्पीड, बोलूं एवरेज स्पीड हमारा जीरो कभी नहीं होता है। एवरेज स्पीड जीरो नहीं होता है। जीरो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड तो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड के आसपास से वो दौड़ता रहता है, कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में मूव करता रहता है। ठीक है, इस बात को अपनी कॉपी पर डालिएगा, अपने दिमाग में स्टोर कीजिएगा मेमोरी कार्ड में कि यू एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो बट एवरेज स्पीड विल नॉट बी जीरो। एवरेज स्पीड विल बी नियर बाई 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। ये किसका केस था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का केस था। इसके अंदर में कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई थी। क्लियर है, बिल्कुल दिमाग में स्टोर हो गया मामला। अब हम पढ़ेंगे इसी स्टोरी के अंदर में व्हेन वी कनेक्ट बैटरी, यहीं से हमारा स्टार्ट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहीं से कंसेप्ट मिलेगा आपको करंट। ये तो कंसेप्ट हमारा इलेक्ट्रोस्टैट का था कि हमारा चार्ज एक्यूमुलेट यहां हो गया, यहां हो गया। ठीक है, जब हम बैटरी लगा देंगे तो चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा। आप इसको नोट डाउन करो, जिस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम एक कंडक्टर ड्रा करेंगे, उसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे, फिर देखेंगे चार्ज एक्यूमुलेट होता है या नहीं होता है। देखिए वो जो कंडक्टर मैंने लिया था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का केस था, उसमें बैटरी नहीं लगी हुई थी। अब कंडक्टर लिया, उसके अंदर बैटरी लगी हुई है। तो देखिए बैटरी क्या करेगी, बैटरी जब कनेक्टेड है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस भी, यहाँ पे क्या आएगा जीरो, यहाँ पे कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा होगा निगेटिव। ये तो बिल्कुल बेसिक फंडा आपको आता है। तो जो बैटरी है, व्हाट डज बैटरी डू, बैटरी प्रोवाइड पोटेंशियल एनर्जी, यार वी कैन से बैटरी प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस। और बैटरी की वजह से क्या जनरेट होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जनरेट होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। अब इस बार ध्यान रखो, जब इस बार एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगी तो यहां पे चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा। रीजन कि बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी जो हमारी होती है वो इलेक्ट्रॉन को मूव कराती रहती है। बैटरी जो है वो इलेक्ट्रॉन को मूव कराती रहती है। बैटरी इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेगी, इलेक्ट्रॉन जमा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे तो बैटरी निकालेगी वहां भेज देगी, बैटरी निकालेगी वहां भेज देगी। तो कहने का मतलब ये है इस बार इस स्पेस में या फिर इस स्पेस में चार्ज विल नॉट एक्यूमुलेट,
चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है एज यू विल कनेक्ट द वायर अक्रॉस द कंडक्टर, as you will connect the wire across the conductor, then the charge accumulation stops. It's very important point. ये दोनों डिफरेंस है हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स में और करंट इलेक्ट्रिसिटी में। As you connect the wire through the battery that across the conductor, charge accumulation stops. चार्ज का जमा होना रुक जाता है। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर में इंड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर विल डिक्रीज। क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज होगी और ये ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाएगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, जब बैटरी लग जाती है तो कंडक्टर के ऊपर में हमारा व्हाट चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं होता है। बैटरी काम होता है इलेक्ट्रॉन को चलाते रहना। बैटरी का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को चलाते रहना। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब ये जो कंडीशन आ रही है यहां से, इट इज नॉट द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। क्यों सर? हियर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल नॉट बी जीरो, क्योंकि इनसाइड कंडक्टर कितना होगा? जीरो हो गया। अंदर भी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ इस तरीके से होगी। समझ आ रही बात? नहीं आ रही है? जो एफ एक्सटर्नल है वो इसी की तरह रहेगी, ई एक्सटर्नल। समझ आ रही बात? नहीं आ रही है? अब देखो कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर में हमारा फोर्स लगेगा कुछ ऐसा लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन के ऊपर में फोर्स कहां लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यस और नो? तो मैंने वो यहां पे लिखा हूं, क्या लिखा हूं? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फोर्स कितना? फॉर्मूला क्या होता है फोर्स निकालने का? F = QE। फॉर्मूला होता है F = QE। यहां पर चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है, माइनस E लिखा, E × इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर में अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। मास किसका? इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स की वैल्यू लिखी आ गया। कहने का मतलब है अगर मैं निगेटिव हटाना चाहूं, यहां मोड लगा दिया, हमारी एक्सेलरेशन की ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब देखो इस बात को ध्यान से, ये निगेटिव साइन पता चल रहा है ना? जिधर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एक हमारे पास निगेटिव चार्ज है, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। समझ आ रही बात? नहीं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब देखो यहां पे आप कि एक्सेलरेशन ऐसा लग रहा है कि इट सीम्स इलेक्ट्रॉन मूव्स विद एक्सेलरेशन। ऐसा मालूम पड़ रहा है हम लोगों को कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और एक्सेलरेशन तभी जनरेट होगा व्हेन देयर विल बी चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब ये है, हम लोग को ऐसा लग रहा है ना इलेक्ट्रॉन यहां से भाग रहा है, यहां से बहुत तेज से भाग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ऐसा लग रहा है इसको देख के और यहां की कंडीशन से। बट प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज नहीं करती है, एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी बात सुनो, यहीं से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा। ध्यान सुनना, देखो मैं बोल रहा हूं ऐसा क्यों होता है, बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स देन देयर आर मेनी ऑब्स्टेकल्स इन देयर पाथ। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके पाथ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं। कैसे, कहां से सर? देखो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है, एटम से ब्रेक होकर निकलता है। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, उस एटम्स को हम लोग बोलते हैं, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं कर्नल। KERNL, ये पुलिस वाला कर्नल नहीं है। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन टूटकर निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्नल बोलते हैं। अब क्या होता है, इतना जिगजैग वे में इलेक्ट्रॉन मूव करता है कि वो जाकर टकरा जाता है किससे? कर्नल से। कर्नल एटम मैं कुछ इस तरीके से बना दे रहा हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाकर टकरा जाता है इससे। अब टकराने का मतलब ये नहीं टूट फूट जा रहा, टकराने का मतलब ये होता है फिजिक्स में, फिर से मैं बता दूं कि किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दूसरे की वजह से इफेक्ट हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जाता है, टकरा जाता है यहां, फिर भागता है वहां से, फिर ऐसे मतलब
कभी इंक्रीज होती है वेलोसिटी, कभी डिक्रीज होती है, कभी इंक्रीज होती है, कभी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। किसकी वजह से? उसके रास्ते में कर्नल बैठा रहता है, उसके वेलोसिटी को चेंज करता रहता है। तो हमारी फिजिक्स जो है क्या करती है कि इसके नेट इफेक्ट को क्या बोलती है, ये वेरी वेरी स्लोली मूव करता है। कोलाइड करने के बाद वेरी वेरी स्लोली मूव करता है, मतलब ड्यू टू द कोलिजन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव। मतलब कि कोलिजन करने के बाद इलेक्ट्रॉन उतना फास्ट मूव नहीं करता है विथ एनी एक्सेलरेशन। विथ एनी एक्सेलरेशन इट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही है? यही हम डिफाइन करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। अब फिर से मैं इसको समराइज कर देता हूं। मैंने बोला जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब जाती है तो क्या करता है, वो चार्ज को एक्यूमुलेट कर देता है। चार्ज को एक्यूमुलेट करने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो हो जाता है। अगर एक्सटर्नल फील्ड जितने मैग्नीट्यूड में होती है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, जिसकी वजह से हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाती है। फिर वहां सवाल आया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई सर, तो क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे? यस, इलेक्ट्रॉन विल मूव। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को मूव कौन करवाएगा? ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होगी? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। कंडक्टर का टेम्परेचर कुछ और, बाहर का टेम्परेचर कुछ और। क्लियर है? ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी इलेक्ट्रॉन को? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। जब काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन जिगजैग वे में मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो जिगजैग वे में मूव करेगा। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? फिर सवाल होता है कि इलेक्ट्रॉन तो इंडिविजुअली जिगजैग वे में मूव कर रहा है, तो क्या एवरेज वेलोसिटी भी की कोई वैल्यू होगी? नहीं। हम लोगों ने नेट कैलकुलेशन निकाला, एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होती है? जीरो होती है। और एवरेज स्पीड जीरो नहीं होता है, उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड और 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। आप कुछ भी ले सकते हो, पर याद रखना एवरेज स्पीड जीरो नहीं होता है। ठीक है? लेकिन जब मैंने उसी कंडक्टर के अक्रॉस क्या कनेक्ट किया, वायर कनेक्ट किया, बैटरी लगाया, तो बैटरी क्या करता है कि उस चार्ज को एक्यूमुलेट नहीं होने देता है। उस चार्ज को एक्यूमुलेट नहीं होने देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं हो पाती है, डिक्रीज होती रहती है, और वो टेंस करती है जीरो को। अब इसको अपोज करने वाला कोई नहीं अंदर में, तो यहां पे मैंने लिख दिया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है। तब इलेक्ट्रॉन के ऊपर में फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों लगेगा? मैं फिर से बता दिया कॉन्सेप्ट आपका। तो फोर्स और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? क्यूवी निगेटिव माइनस ई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन में लगेगा। इसको देख के ये लग रहा है हम लोगों को कि एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और हमारी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की लगातार बढ़ रही है। फिर मैंने कंक्लूजन लिखवाया, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करने लगता है तो वो कर्नल आसम से टकराता है, कोलाइड करता है, तो ओवरऑल हमारा ये मूव निकलता है, एक्सेलरेशन से मूव नहीं करता, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? फिर उसके बाद पहले इसको उतार लो, उसके बाद मैं डेफिनेशन लिखता हूं। इतने डिस्कशंस के बाद मैंने थ्योरी लिखी किसकी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। क्या लिखी देखो, आप इसको नोट डाउन कर लेना। इट सीम्स दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव विद एक्सेलरेशन एंड इट्स वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग। मैथमेटिकल फॉर्मूला देख के ये लग रहा है कि एक्सेलरेशन से मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। बट ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन, लगातार कोलिजन होने की वजह से कर्नल के साथ, विद कर्नल the velocity of electron keep on decreasing। कर्नल समझ में आता है क्या होता है? जिस एटम से वो टूट के बाहर निकला है उसको बोलते हैं कर्नल। जैसे हमारा मैग्नीशियम है, हम लिखते हैं ना मैग्नीशियम Mg2+। इसका मतलब क्या? चार्ज से बाहर निकल गया है, यस और नो? तो कहने का मतलब जिससे बाहर निकला है उसको हम लोग बोलते हैं कर्नल। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कीप ऑन डिक्रीजिंग। कर्नल के साथ कोलाइड करने की वजह से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन मूव्स विद ए कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी। ओवरऑल ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है? इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू नेट एक्सटर्नल फील्ड। जिधर डायरेक्शन होता है नेट एक्सटर्नल फील्ड का, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या वैल्यू होती है? 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। ये बहुत छोटी वैल्यू होती है, आप खुद अंदाज लगा लो। 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। ठीक है?
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने सारा चीज पढ़ा दिया, 4-5 बुक को इस्तेमाल करने के बाद ये कॉन्सेप्ट लाया है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। इसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या बोलता है ये, द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। जैसे मैंने दिखाया है, दो कोलिजन के बीच में, दो के कोलिजन होने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम, उसको टाउ से नोट किया जाता है। फ्री पाथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री पाथ। उसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको रिलैक्सेशन टाइम समझ में आ गया, और आपको फ्री पाथ समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो फिर मैं बोल रहा हूं कि जैसे कोई चीज दौड़ रही है, घूम रही है, तो उसका डिस्टेंस तो होता है, इसलिए स्पीड उसका कुछ ना कुछ आता है। स्पीड कितना आया था मैंने बोला था, स्पीड आता है 10 की पावर प्लस 5 मीटर पर सेकंड, 10 की पावर प्लस 5, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखो अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से फिर यहां गया, या फिर यहां कहीं से भी स्टार्ट हुआ घूम के, जो ये दूरी है ये, इसको हम लोग बोल देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत धीमे धीमे चलता है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। अब सुनो, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, बिना कॉन्सेप्ट के आपसे जेई और नीट क्रैक नहीं हो सकता है, कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी था। अब हम डिराइव करेंगे इसके लिए एक्सप्रेशन कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेरिवेशन, उसका डेरिवेशन बोर्ड में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये डेरिवेशन। अब हम डेरिवेशन करेंगे, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज इसको नोट डाउन कर लो। देखिए इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालिएगा आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। हमारे पास अलग अलग रैंडम मोशन हो रहा था, तो मैंने 2-3 को लिया। देखिए इसमें दिखाया है, आप देख लीजिएगा, लेट वेलोसिटी u1, u2, u3 एंड अप टू un। मैंने u1 दिखाया, इलेक्ट्रॉन की ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल v1 है। अब यहाँ के बीच में जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम ये है, टाउ है, टाउ 1 लिखा मैंने, लैम्डा है, लैम्डा 1 होगा, और एक एक्सेलरेशन होगा। ये केस मैंने u2 के लिए भी लिखा, सेकंड वाले एक इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, टाउ 2 डेल्टा 2 होगा, ठीक है। थर्ड वाले के लिए कुछ ऐसी होगी, ऐसे कहाँ तक जाएगी, n तक जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय n प्लस, अब देखो सम में हमारा ये क्या है, कॉमन है, क्या कॉमन, a कॉमन, मैंने a को बाहर ले लिया, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, सॉरी आपको कहां तक, n तक डिवाइडेड बाय n। अब देखो ये जो फार्मूला हमारा है, ये हमारा फार्मूला है टाउ एवरेज का, रिलैक्सेशन टाइम किसका, एवरेज का फार्मूला है वो, तो मैंने उससे रिप्लेस कर दिया। ये वैल्यू तो पूरी क्या होगी, हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, 0 थी ना, तो पूरी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ये बचा a टाउ एवरेज, ये पूरी वैल्यू किसकी, एवरेज की है। अब देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने पुट अप कर दिया, माइनस e इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन m। तो हमारी मेन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है यही होती है, माइनस e इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाउ एवरेज। अब देखो इसके बाद मैंने लिया मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होगा, सबको जोड़ो, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 कहां तक, n तक, मैंने दिखा दिया डिवाइडेड बाय n, जितना टर्म है। यहां से हमारा मीन फ्री पाथ आ जाएगा, लैम्डा m आ जाएगा। अगर मैं चाहूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लैम्डा m का टर्म लिखना चाहूं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला होता है लैम्डा m अपॉन में टाउ एवरेज, मतलब मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसके टर्म में हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आ जाएगा। फिर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर कोई कंडक्टर है, उसका मेरे को निकालना, उसकी लेंथ l है, हमें निकालना है पोटेंशियल में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा ev अपॉन में ml टाउ, ev ml अपॉन में टाउ। और ये कहां से कहां, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। आप इसको मैं जिस तरीके से मैं बॉक्स बना देता, बॉक्स का मतलब क्या होता है, ये आपके कॉपी पे हाईलाइट रहेगा, जब भी आप रिवीजन करोगे इट विल बी इजी फॉर यू, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपको याद हो गया। अब एक छोटी सी टॉपिक बच रही है इसके अंदर में, रिलेशनशिप ऑफ करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है वो देखेंगे जल्दी से। इसको देखिए आप, देखिए ध्यान से देखिए कि रिलेशनशिप ऑफ करंट विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। सबसे पहले मैंने एक कंडक्टर लिया, इसका लेंथ l है,
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, सॉरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है। अब देखो कंडक्टर के अंदर में क्या होगा, कंडक्टर है ए लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन की कमी ही नहीं होती है, कंडक्टर बोलूं या मेटल बोलूं, दैट हैव वेरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इसमें जो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि n जो होगा, n मतलब ढेर सारे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट का मतलब क्या होता है कि 1 मीटर के वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के अंदर में वो होते हैं 10 की पावर 29, 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में। 1 मीटर लेंथ भी 1 मीटर, ब्रेथ भी 1 मीटर, हाइट 1 मीटर, 1 मीटर के वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। समझ लो कितना इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इस पूरे के अंदर में क्या भरे होंगे, इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। हमसे पूछ रहा है, इसको मैंने बोला 1, इसको बोला 2, बोला है कि इसके अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर में इस शेडेड रीजन कर दे रहा हूं, इस शेडेड रीजन के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम कैसे निकालेंगे भैया, जितना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से पास करेंगे भैया उतना इलेक्ट्रॉन यहां जमा होंगे। भैया मेरे को पता करना है इस रूम के अंदर में कितने स्टूडेंट्स आए, जितने स्टूडेंट्स अगर मैं गेट पर खड़ा हूं वहीं पर देखूं 1 2 3, जितने गेट से गेट के थ्रू जाएंगे, एक ही गेट है उसका, तो हम बाहर ही काउंट कर लेंगे कितने स्टूडेंट्स, अंदर काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, पहले पता कर लेंगे कितना इलेक्ट्रॉन यहां से पास किया है इस वाले सरफेस से, जितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा वही इलेक्ट्रॉन इस शेडेड रीजन के बीच में एक्युमुलेट होगा, और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि कंडक्टर के पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने क्या ऐसे लिखा है इसको, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पास थ्रू क्रॉस सेक्शन 1 इन टाइम dt टाइम में इसके अंदर में कितना इलेक्ट्रॉन पास हुआ है, जितना पास होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्युमुलेट होगा। एनी प्रॉब्लम नहीं सर। अब देखो वो किसके बराबर होगा, ऑल इलेक्ट्रॉन कंटेन्ड इन शेडेड रीजन, जितना इलेक्ट्रॉन पास होगा वो किसके बराबर होगा, इसके अंदर में जो शेडेड रीजन के अंदर में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। यस और नो? यस सर। अब देखो चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन 1, क्रॉस सेक्शन 1 से कितना चार्ज पास किया, ये कंडक्टर है, इससे कितना चार्ज पास किया है, उसके लिए क्या करेंगे, कितने टाइम में, dt टाइम में, तो लिखेंगे dq इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन पास किए हैं और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है। तो अब ये देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे निकालेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम में, n से 3D फिगर है ना, n से मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम में, तो क्या वॉल्यूम को हम ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम को एरिया इनटू l, इस बात को समझिएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग सपोज कर लिया है कि ये है l, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, l क्या होगा, मेरे को टाइम दिया हुआ है, dt टाइम दिया हुआ है, और इसकी स्पीड क्या होगी, vd होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा। अगर मैं स्पीड को मल्टीप्लाई कर दूं टाइम से तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, लेंथ तो आएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यस और नो। तो लेंथ आ जाएगा कैसे, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा वेलोसिटी किसके साथ, टाइम के साथ। तो मैंने क्या किया, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, अब उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया वॉल्यूम से इसके लिए, तो सर वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा हमारा एरिया इनटू लेंथ, ये वैल्यू जो मैंने लिखी है जो साफ साफ दिख रहा है वो l है। कैसा लाया सर, मल्टीप्लाई कर दिया वेलोसिटी इनटू टाइम, किसके बराबर आ गया, l के बराबर आ गया, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है, यहां से क्या आ गया वैल्यू हमारी vd ENA, और dt को मैंने ला दिया डिवाइड में, तो क्या हो गया, dq बाई dt हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, dq बाई dt क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट होता है। dq बाई dt क्या बचे यहाँ पे, vd ENA, हमारा फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक करंट का, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन आया हुआ आया I इज इक्वल टू vd ENA, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमारा रिलेशन करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या है, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो हम लोगों ने अभी इससे पहले पढ़ा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी होता है ev अपॉन में ml टाउ, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू यहां पे ये वाली वैल्यू को पुट अप कर दूं, क्या बनेगा ये ev ml टाउ ENA, यस और नो। अब देखो यहां से मेरे को सब्जेक्ट बनाना है v, मेरे को निकालना है कि v में
रिलेशन वी के टर्म में क्या आएगा, तो देखो वी को मैंने सब्जेक्ट बनाया, एमएल यहां आ गया, यस और नो, क्या बनेगा, एमएल यहां आ गया, एमएल इनटू आई, एमएल लिख दिया, आई को बाहर लिख दिया, वी सब्जेक्ट है, बाकी सारी वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड में आएगी, ई इनटू ए क्या होगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, टाउ की जगह पर टाउ लिखा ए नहीं। आप ये देखो मैं यहां से क्या बताना चाह रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो नहीं लेक्चर लास्ट है तो इसको जब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहां पोटेंशियल डिफरेंस है, ये एम क्या है, एम हमारा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कांस्टेंट होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल हमारा क्या है, एल हमारा है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, मास भी कांस्टेंट, लेंथ ऑफ कंडक्टर भी कांस्टेंट। नीचे क्या हमारा टाउ है, टाउ क्या होता है हमारा, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। अब आ जाओ ई पे, ई क्या हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो भी कांस्टेंट है। अब आ जाओ ए पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और हमारा एन क्या है, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, कांस्टेंट ही तो होगा, जितना इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में होना चाहिए उतना है। तो आप ये देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां से, कि जब ये पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, आई को छोड़ा के सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। आपको याद हो अगर मैं कांस्टेंट को हटाऊं तो क्या आ रहा है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, आ रहा है नहीं आ रहा है, सारी वैल्यू कांस्टेंट है तो v किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, i के। तो ये हम लोगों को क्या देता है, ओम्स लॉ, यही तो है। ये सब चीज बदलेगी किसकी वजह से, ये सब चीज बदल सकती है टेम्परेचर को चेंज होने की वजह से। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये सारी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इस कंक्लूजन से हम कहां पहुंचे कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यहीं से हमारा जनरेशन होता है आर का, रेसिस्टेंस का, ये वैल्यू ही आर बन जाती है। तो यहीं से हम उठा के नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ। क्लियर है। आज फर्स्ट लेक्चर था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और मैंने सारा चीज को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सारे कंसेप्ट को आपको मैंने सिखा दिया। 4-5 बुक को इस्तेमाल करने के बाद ये कंटेंट्स आया है, ठीक है। मैंने हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया। हाइपोथेटिकल टर्म है, ये स्टोरी बनानी पड़ती है, लेकिन बोर्ड के अंदर में इसका डेरिवेशन आता है। आप डेरिवेशन इसको कर लीजिएगा, छोटे छोटे चीज को बॉक्स में ताकि वो हाईलाइट रहे, और जब रिवीजन करो तो इट बिकम इजी फॉर यू। ओके, ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।